अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं 2-3 घंटों से ज़्यादा नहीं सो सका था। आँख खुलने के बाद मुझे कमरे के मंजर में कोई तब्दीली नज़र नहीं आई थी। सोहराब खान दीवार से टेक लगाए ऊँग रहा था। उसे मुखातिब किए बगैर मैं उसके दिए हुए मशवरे के बारे सोचने लगा। इन हालात में इससे बेहतर कोई मशवरा हो ही नहीं सकता था। जाग गए हो? सोहराब खान की आवाज़ मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर लाई। मैंने इस बात में सर हिलाया। तो क्या सोचा? किस बारे? मैंने वजाहत चाहिए। वो मुस्कराया। गोरों को धोखा देने के बारे। वैसे आपका मशवरा रद्द करने के काबिल नहीं है। शाबाश, बस कोशिश करना कि उन्हें यकीन दिला सको। उसने मेरे फैसले को सराहते हुए मुझे मज़ीद मशवरे देना शुरू कर दिए। सहपैर ढले बहार खान की मैयत में 2 मुसल्लह आदमी उसे वहाँ से ले गए। जाते हुए सोहराब खान की आंखों से हुवीदा खौफ इस बात की निशानदही कर रहा था कि उसे अपना अंजाम वाज़ेह नजर आ रहा था। सोहराब को वहाँ से ले जाने के घंटा डेढ़ बाद मुझे भी पहले वाले कमरे में ले जाया गया। शायद मेरी गलत हरकत की सज़ा पूरी हो गई थी। रात को मुझे खाना भी दिया गया। अगले दिन दोपहर के वक्त मैं एक बार फिर उसी जगह पर अल्बर्ट ब्रोक के सामने मौजूद था। नेग्रो दोशीज़ा ट्रेसी वलकर भी चौसरी बांस पहने वहीं बैठी थी। उसकी गहरी नीली आंखों में अजीब किस्म के असरार पोशीदा थे। तो क्या सोचा है? अल्बर्ट ने बगैर किसी तमहीद के बात शुरू की। मैं हाँ ना किए बगैर खामोश बैठा रहा। उसने नरमी से पूछा, क्या सोचने के लिए मज़ीद वक्त चाहिए? नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। फिर वो दोबारा मुस्तफसर हुआ। मैंने जचतले लहजे में पूछा, मुझे क्या करना होगा? हमारे लिए काम करना होगा। अल्बर्ट ने इस अंदाज में जवाब दिया गोया मेरा सवाल ही गलत हो। मैंने वजाहत मांगते हुए कहा, तो वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या काम करना होगा। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, तुम्हें एक ही काम आता है और वही करवाना है। बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैंने सोचे समझे मंसूबे की तरफ कदम बढ़ाया। उसने फखरिया अंदाज में कहा, नई जिंदगी अपनी साबका महबूबा से बदला लेने का मौका, ग्रीन कार्ड और अमेरिकन डॉलर्स। मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैंने गोया हार मान ली थी। शाबाश, अब कल या परसों तैयार रहना। कर्नल कोलन फील्ड तुमसे खुद बात करेंगे। लेकिन ख्याल रहे उन्हें यह मालूम नहीं कि हमने तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती अपने काम करने पर आमादा किया है। उनकी नज़र में तुम खुद हमारे पास काम की गर्ज से आए हो और मैंने तुम्हें काम करने के काबिल पाते हुए उनसे सिफारिश की है। मेरी समझ में नहीं आया। उसकी बात ने मुझे हैरान होने पर मजबूर कर दिया था। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, इसमें समझ न आने वाली कौन सी बात है? मेरा ख्याल है मैं खुद तो तुम्हारे पास नहीं आया। कह तो रहा हूँ कि तुम नहीं आया, लेकिन मैंने अपने सीनियर को ये बात नहीं बताई। यूँ भी उन्हें यह मालूम नहीं कि तुम कितने अच्छे सने पर हो। अगर मैंने कर्नल कोलन फील्ड के सामने असल बात उगल दिया तो यकीनन मेरी जान छूट जाएगी। जी, अलबत्ता इसके बाद मेरे पास चुनाव का इख्तियार नहीं रहेगा। मैंने हैरानी से पूछा, चुनाव का इख्तियार है? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, फ़िलहाल तो तुम्हें कत्ल करने और तुमसे काम लेने का इख्तियार मेरे पास मौजूद है। इस हरकत के बाद तुमसे काम लेने का इख्तियार मेरे हाथ में नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने मुंह बनाते हुए इस बात में सर हिलाया। और हाँ, मेरी तरफ से इजाज़त है कि तुम कर्नल साहब से जितनी रकम मंजूर करा लो उतना मुआवजा तुम्हें अदा किया जाएगा। ना तो मुझे किसी रकम की ज़रूरत थी और ना ग्रीन कार्ड की। अपने वतन के खिलाफ काम करने पर हासिल होने वाली दौलत और अमेरिकन शोहरत मेरे नज़दीक लानत की मुस्तहिक थी। लेकिन उस वक्त किसी किस्म की जज्बाती गुफ्तगू मेरे झूठ पर पानी फेर देती है। मैंने अल्बर्ट ब्रोक को धोखे में रखने की खातिर पूछा, वैसे तुम क्या कहते हो? कितनी रकम का मुतालबा करना मुनासिब रहेगा? तुम एक स्नाइपर हो और स्नाइपर का काम अफराद को निशाना बनाना होता है। बस तुम फी आदमी अपना मुआवजा 10, 15 या 20 हज़ार डॉलर बता देना। मैंने हैरानी से पूछा, क्या एक आदमी को कत्ल करने के बदले कर्नल 20,000 डॉलर मुआवजा देने पर तैयार हो जाएगा? देना तो चाहिए कि स्नाइपर का काम कलीदी अफराद को निशाना बनाना होता है और किसी भी अहम आदमी को कत्ल करने का मुआवजा इतना तो बनता है।
कर्नल साहब से कब मुलाकात होगी? कल या परसों? कुछ और कहना है या मैं जा सकता हूँ? मैंने जाने की इजाज़त मांगी। बस आखिरी बात है, हमें धोखा देने के बारे सोचना भी मत, वरना नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद हो गए। और मैं इस बात में सर हिलाते हुए खड़ा हो गया। ट्रेसी वलकर हमारी गुफ्तगू के दौरान खामोश बैठी, अपने पुरस्कार भरी चमकदार नीली आंखों से मुझे घूरती रही। सनोबर खान के कहने के मुताबिक वो खाली हाथ 10 अफराद को भी शिकस्त से दो चार कर सकती थी। उसका कुछ न कुछ अंदाज़ा तो खैर मुझे भी हो गया था। बिलाशुबा उसके हमलों में बहुत तेज़ी और महारत शामिल थी। वहाँ से बाहर निकलते ही चारों मुहाफ़िज मुझे अपना मुंतज़िर नजर है। उनके ज़ेरे निगरानी चलता हुआ मैं अपने कमरे में पहुँच गया। मेरे हामी भरने पर अल्बर्ट ब्रोक ने किसी किस्म के शक का इजहार नहीं किया था कि अपनी कौमी सोच के मुताबिक उनके नज़दीक हर पाकिस्तानी बिकाऊ था। बदकिस्मती से उनकी इस सोच को हमारे नाम नहाद गलीज़ सियासतदान तक़वियत देते आ रहे हैं, और यूँ 4-5% लोगों की गंदी सोच को पूरी पाकिस्तान कौम के किरदार पर मुंतबिक कर दिया गया है। अगले ही रोज़ दिन के खाने के बाद मेरा बुलावा गया। कर्नल कोलनफील्ड हैरानकुन तौर पर वहाँ पहुँच गया था। अल्बर्ट ब्रोक और ट्रेसी वलकर उसके हमरा ही बैठे थे। तो तुम्हारा नाम जीशन है और तुम्हारा ताल्लुक पाक आर्मी से है? मुसैफा करके उसने मुझे बैठने का इशारा किया। जी, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या वजह है कि तुम पाक आर्मी के खिलाफ ही काम करने पर तैयार हो गए हो? उसने ऐसा सवाल किया था जिसका मेरे पास कोई जवाब मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी खामोशी को अल्बर्ट ब्रोक कोई गलत नाम दे सकता था। एक दो लम्हा सोचने के बाद मैंने ज़बान खोली। सारे ये मेरा ज़ाती मामला है और मैं इस मुतल्लिक़ बात करना पसंद नहीं करता। हों करते हुए उसने मैनिखेज़ लहजे में कहा, मगर हमारा असूल है कि हम अपने लिए काम करने वालों के बारे ऐसी मालूमात का हसूल ज़रूरी समझते हैं। आप इसे मुआशी परेशानी का नाम दे सकते हैं। मैंने मुजम्मल तौर पर बात करते हुए उसे टालने की कोशिश की। अल्बर्ट साहब तुम्हारी निशानाबाजी की काफ़ी तारीफ़ करते हुए बता रहे थे कि तुमने अमेरिका से भी स्नैपिंग की तरबियत हासिल की हुई है, और वहाँ अल्बर्ट साहब ने तुम्हें काम की पेशकश की थी, जिसके जवाब में तुमने कुछ ज़रूरी काम निपटा कर हमारे साथ काम करने की हामी भरी थी। गालिबन अब तुम इसी वादे को इफ़ा कर रहे हो। कुछ ऐसा ही समझ लें। मुझे उसकी गैर ज़रूरी बातों से उलझन हो रही थी और मैं इस मौजू से जान छुड़ाना चाह रहा था, इसलिए मैंने तकरार किए बगैर इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, अब आते हैं काम की बात की तरफ। 2 दिन बाद शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक आर्मी के एक काफ़िले ने गरला से वच्चा बीबी की तरफ हरकत करना है। तुम्हें मालूम होगा कि आजकल पाक आर्मी के लिए वहाँ के हालात काफ़ी गंभीर हैं और ये काफ़िला कई दिनों बाद हरकत कर रहा है। काफ़िले की क़यादत एक लेफ्टिनेंट कर्नल कर रहा है और तुम्हारा असल अदब वही है। वो तीसरी गाड़ी में होगा। इसके बाद काफ़िले की सबसे आखिरी गाड़ी में एक मेजर साहब है, जिसने कर्नल की हलाकत के बाद काफ़िले की क़यादत संभालना है, और तुम्हारा दूसरा शिकार वही मेजर साहब होगा, और यहाँ पर तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। उसकी बात ख़त्म होते ही मेरा दिल चाह रहा था कि इस बात में सर हिलाने की बजाय इसकी गर्दन पकड़ कर दबा दूँ, मगर इस वक्त मुझे उनका साथ देने की हामी भरना थी। अपने जज्बात पर काबू पाते हुए मैं बज़ाहिर इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हो जाएगा। क्या इसके साथ मुआवजे की बात हो चुकी है? कर्नल कोलनफील्ड अल्बर्ट की तरफ मुतवज्जे हुआ। नहीं सर, अल्बर्ट ने नफ़ी में सर हिलाया। जवान, तुम्हें एक आदमी का $10,000 मुआवजा मिलेगा। वो मुझे मुखातिब हुआ। एक आदमी के $15,000 लूँगा। मैंने ड्रामे में हकीकत का रूप भरने की खातिर मोल तोल ज़रूरी समझा। कर्नल कोलनफील्ड मेरी आधी बात को तस्लीम करते हुए बोला, कर्नल के $15,000 और मेजर के $10,000 मिलेंगे। मंजूर है। मैंने तईदी अंदाज में सर हिलाया। तुम्हारे पास राइफल कौन सी है? मेरा टेम 107। मेरे मुंह से गैर इरादी तौर पर निकला। ठीक है, मुझे इजाज़त है। बाकी की तफसीलात तुम्हें अल्बर्ट साहब से मालूम हो जाएंगी। उसने खड़े होकर हम तीनों से अलविदाई मुसाफा किया और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद अल्बर्ट मुझे पूरी कार्रवाई की तफसीलात बताने लगा। मैं बेदिली से उसकी बात सुनता रहा। अलबत्ता अपने चेहरे पर मैंने बोरियत या बेजारी के तसरात पैदा नहीं होने दिए थे।
अल्बर्ट मुझे तफसीलात से आगाह करता रहा। कार्रवाई का इलाका उसने गूगल अर्थ पर दिखाया था। जिस जगह वो पाक आर्मी के काफिले पर हमला करने का मंसूबा बना रहे थे वो पहाड़ों के दरमियान से गुजरने वाला तंग रास्ता था। गाड़ियों में सवार फौज उस जगह किसी घात के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती थी। हमलावरों को बुलंदी का फ़ायदा हासिल था। मेरा दिमाग तेजी से कोई ऐसा मंसूबा सोचने में मसरूफ़ था जिसको बरूए कार लाकर मैं ये बात मुतलका काफिले के क़ायद तक पहुंचा सकता। अगरचे औरंगज़ेब साहब तक ये बात पहुंचाकर मैं अपना मकसद हासिल कर सकता था, लेकिन उनसे रब्ते की भी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। अल्बर्ट बरोक की बकवास ख़त्म होने के बाद मैं अपने कमरे में लाया गया। वायदा हो जाने के बावजूद मेरी निगरानी ख़त्म नहीं की गई थी। यकीनन परसों होने वाली कार्रवाई के बाद ही वो मुझ पर एतमाद का फ़ैसला करते और जो इरादा मैंने कर लिया था इसके बाद उनके एतमाद की धज्जियाँ बिखरने वाली थीं। अगले दिन मैं ज़हनी तौर पर जाने के लिए तैयार था, क्योंकि कार्रवाई से एक दिन पहले घात की जगह पर पहुंचना ज़रूरी था। मगर शाम तक भी मुझे कोई लेने ना आया। खाना लाने वालों से इस बार इस्तफसार करना मुझे मुनासिब मालूम न हुआ कि मुझे वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्बर्ट बरोक की ही थी। अगले दिन भी कोई सरगर्मी नज़र न आई। मैंने सोचा शायद आर्मी के काफिले की हरकत किसी अल्तवा का शिकार हो गई होगी। तीसरे दिन अल्बर्ट बरोक ने मुझे बुलाकर माजरत करते हुए कहा, माजरत खां हूँ ज़ीशान साहब, मेरा इरादा तुम्हें कल यहाँ से भेजने का था, लेकिन एक छोटा सा हादसा पेश आ गया। परसों गरलामई जाने वाली हमारी एक गाड़ी आर्मी की चेक पोस्ट पर पकड़ी गई और उस सड़क पर आर्मी ने गुजरने वाली गाड़ियों की पड़ताल में सख्ती शुरू कर दिया। बस गलती ये हुई कि हमें एक दिन पहले ही रवाना हो जाना चाहिए था। ये आप ही का काम था, मैं बेनियाजी से बोला। अलबत्ता मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था। यकीनन उनका मंसूबा नाकाम रहा था। वो हंसा। खैर, हमने तो अपना काम बखैर खूबी सर अंजाम दे दिया है, बल्कि अपना क्या तुम्हारा काम भी हो गया है। मेरा काम है, मेरे लहजे में हैरानी थी। हाँ जी, तुम्हारा काम है, अल्बर्ट मैनिखेज लहजे में बोला। काफिला कैद लेफ्टिनेंट कर्नल और उसका दस्ते रास मेजर दोनों हलाक हो गए हैं और उनकी हलाकत का सेहरा मैंने तुम्हारे सर बांध दिया है। अब कल कर्नल कोलन फील्ड से तुम उनके मरने का इनाम वसूल कर सकते हो। कर्नल साहब और मेजर साहब की शहादत का सुनकर मुझे झटका लगा था, मगर मैंने अपने हवास काबू में रखते हुए पूछा, इस मेहरबानी की वजह? वो फुलसफियाना लहजे में बोला, याद रखना जवान, हम अमरीकी कभी किसी पर मेहरबानी नहीं करते। जो कुछ करते हैं अपने मफाद के लिए करते हैं। उनकी हलाकत तुम्हारे खाते में डालना अपनी राय और फैसले की अहमियत तस्लीम कराने के लिए है। पहले मिशन ही में तुम्हारी कामयाबी का सुनकर कर्नल कोलन फील्ड का भरोसा मेरे चुनाव पर पुख्ता हो जाएगा। इसके बरक्स अगर मैं ये तस्लीम कर लूँ कि तुम्हें वहाँ तक पहुँचा ही नहीं सका हूँ, तो यकीनन वो मेरी इस गफलत को माफ़ करने पर तैयार नहीं होंगे। बाकी तुम्हारी जेब में जाने वाली इनाम की रकम यूँ भी अमेरिकन सरकार के ख़जाने से अदा होगी। हाँ, तो ये बात है। मैंने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाया। जी जनाब, अब कल कर्नल कोलन फील्ड इसी ज़मन में तुमसे बात करेंगे। कोई बेवकूफ़ाना बात करके मेरा भांडा ना फोड़ देना। इन दोनों के अलावा 5-6 दूसरे बंदों की हलाकत को भी अपने खाते में डाल लेना। अच्छा असर पड़ेगा। पाक आर्मी के शहीद होने वाले मुजाहिदों के बारे वो बार बार हलाक हो जाने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था और मैं इतना बेबस था कि उस पर नागवारी का इजहार भी नहीं कर सकता था। लेकिन दिल ही दिल में मैंने खुद से अहद कर लिया था कि मौका मिलने पर इसकी गर्दन मरोड़ने से पहले इसकी ये गलतफहमी ज़रूर दूर कर दूंगा। कमरे में वापस लौट आने के बाद मेरे दिमाग में आर्मी के शहीद होने वाले जवानों का गम आंसुओं की सूरत में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहा। मैं अपने भाइयों की कोई मदद नहीं कर सका था। गो उनकी शहादत में मेरा कोई हाथ नहीं था, ना इसमें मेरा कोई कसूर था। इसके बावजूद पहले से इस हमले की बाबत पता होने के सबब मुझे ये एहसास कचूके लगा रहा था कि उनके बचाव के लिए मैंने हाथ पाँव नहीं हिलाए थे। तुम हाथ पाँव हिला भी कैसे सकते थे? कहते हुए मैंने अपने दुखी दिल को तसल्ली देने लगा। अगले रोज़ मैं दोबारा कर्नल कोलन फील्ड के सामने मौजूद था। उसने दिल खोलकर मेरे काम की तारीफ की थी। यकीनन अल्बर्ट बरोक ने मेरे कारनामे बढ़ा चढ़ाकर बयान किए थे। 100 डॉलर्स के नोटों की 3 गड्डियाँ मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, तुम्हारा मुआवजा तो $25,000 से हुआ था,
लेकिन इतना अच्छा काम देखने के बाद $5000 मेरी तरफ से इनाम समझो। अपने भाइयों की शहादत के बदले मिलने वाली रकम पर मैं 1000 बार लानत भेजता, मगर उस वक्त वो रकम खुश दिली से वसूल करना मेरी मजबूरी थी। जब तक मैं आज़ादी हासिल न कर लेता मुझे वो ड्रामा जारी रखना था। जो भी मेरे हाथों मेरे किसी भाई को नुकसान नहीं पहुंचा था, अलबत्ता इस हमले के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाने का तहिया मैंने ज़रूर कर लिया था। अब यह मेरे पाक रब को मालूम था कि मेरा यह इरादा शर्मिंदा ताबीर होना था या इससे पहले मैंने खुद ही इन दरिंदों का शिकार हो जाना था। मेरे एहसास से बेखबर कर्नल कोलन फील्ड मुझे अगले मिशन की तफसीलात बताने लगा। पाकिस्तान आर्मी की एक चेक पोस्ट दरीन नराय नामी पहाड़ी के करीब वाक़ थी। वहाँ 18 जवान मौजूद थे, जिनमें से 6 जवान एक वक्त में ड्यूटी पर मौजूद होते थे। वो उन तमाम गाड़ियों की पड़ताल करते जो उस रास्ते से गुजरकर अंगूर अड्डे की तरफ जाती थीं। चेक पोस्ट पर बने हुए एक बैंकर में 2 जवान एमजी के पीछे हर वक्त चौकस खड़े रहते, जबकि बाकी के 4 जवान कलाशनकोव से मुसल्लह होते और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की पड़ताल करते रहते। 4 दिन बाद वहां से 2 मखसूस गाड़ियों ने गुजरना था, जिनके पास काफ़ी असला और बारूद वगैरह मौजूद होना था। अंगूर अड्डे से वाना जाने वाली सड़क पर चूँकि बहुत ज़्यादा चेक पोस्टें मौजूद थीं, इसलिए उन्होंने मज़कूरा गाड़ियाँ दरेन नराय वाले रास्ते से गुजरने का मंसूबा बनाया था। मेरा काम हमजी मोर्चे में खड़े 2 जवानों को निशाना बनाने का था, जबकि आर्मी के बाकी जवानों से गाड़ियों में मौजूद दहशत गर्द खुद निबड़ लेते। अगले मरले में दहशत गर्दों ने आगे बढ़ जाना था और पाक आर्मी के रिहायशी बैंकर जो उस चेक पोस्ट के साथ एक बुलंद चोटी पर मौजूद थे, वहाँ पर मौजूद 12 जवानों को दहशत गर्दों के ताक़ुब से रोकना भी मेरी और मेरे साथ मौजूद सनोबर खान की आदमियों की जिम्मेदारी थी। कर्नल कोलन फील्ड ने मुझे मुजम्मल तौर पर कार्रवाई की तरतीब से आगाह किया और मुकम्मल तफसील बताने की जिम्मेदारी अल्बर्ट ब्रोक के सर पर डालकर रुखसत हो गया। अल्बर्ट ब्रोक ने बारीक बीनी से मुझे सारे मंसूबे से आगाह किया। उसकी बात ख़त्म होते ही मैंने कहा, इस मामले में तो मुझे अपना कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। एमजी मोर्चे में मौजूद 2 जवानों को निशाना बनाने के लिए एक स्नाइपर को इतना मुआवजा देना अजीब लगता है। ये बात तुम इसलिए कर रहे हो कि एक तो तुम्हें यह मालूम नहीं कि हमारे आदमियों की गाड़ियों में मौजूद गोला बारूद कितना कीमती है। दूसरा, एमजी पोस्ट में मौजूद दोनों जवान हमारी गाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा हो सकते हैं और सबसे बढ़कर गाड़ियों के चेक पोस्ट से गुजर कर आगे जाने के बाद रिहायशी बंकरों में मौजूद पाकिस्तान आर्मी के जवान बड़ी आसानी से हमारे आदमियों को ताक़ुब करके उन्हें गिरफ्तार या कत्ल कर सकते हैं, जबकि तुम जैसा तजर्बाकार स्नाइपर किलोमीटर भर दूर से बड़ी आसानी से आर्मी के जवानों को ताक़ुब से रोक सकता है। और आखिरी बात यह है कि तुम्हें अपने मुआवजे से मतलब होना चाहिए। हम तुमसे क्या काम ले रहे हैं, ये हमारा दर्द सर है। ठीक है, मैंने बेनियाजी से कंधे उचका दिए। आज मंगल है और हफ्ते के दिन कार्रवाई करेंगे। अपनी बात ख़त्म करके उसने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। हमारी हर बैठक के वक्त नेग्रो दोशीज़ा ट्रेसी वलकर मौजूद रहती थी। दौरान गुफ्तगू वो अपनी नीली आंखों से मुझे घूरती रहती। मैंने एक बार भी उसके मुंह से कोई बात नहीं सुनी थी। यकीनन अल्बर्ट उसे अपने मुहाफ़िज़ के तौर पर साथ रखता था। उसके मुसलसल घूरने के रद्द अमल पर बाज़ औक़ात मैं भी उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाता, मगर उसने कभी निगाहें चुराने की कोशिश नहीं की थी। अक्सर मुझे उसकी निगाहें अजीब किस्म की दावत देती या सवाल करती नज़र आती, जिनकी तोजी से मैं कासर था। पहले दिन उसे हाथापाई करते वक्त भी मुझे उसकी आंखों में किसी किस्म की बरहमी नज़र नहीं आई थी। बिस्तर पर लेटते हुए मैं काफ़ी देर ट्रेसी के बारे सोचता रहा। अल्बर्ट ब्रोक का रवैया भी अजीब सा था। वो मुझसे ऐसे काम ले रहा था जो कोई आम आदमी भी कर सकता था। एक हतमी सोच मेरे दिमाग में यही आई कि शायद वो कोई अहम काम करने से पहले मुझे आजमाना चाहता है कि मैं पाक आर्मी के खिलाफ फायर करता भी हूँ या नहीं। मेरी तरफ से उसका ज़रूरी काम भाड़ में जाता। मैं तो बस एक मौका की तलाश में था कि वहाँ से भाग जाऊँ, और भागने के लिए भी ऐसा मंसूबा बनाना चाहता था जिसमें गलती की गुंजाइश न होती। अभी तक इन्होंने मुझसे निगरानी नहीं हटाई थी। वहाँ से भागने की कोशिश में नाकाम होने की सूरत में उन्हें धोखा देने का पोल खुल सकता। बेहतर यही होता कि दौरान मिशन ही मैं भागने के मंसूबे पर अमल करता। हमने हफ्ते के दिन सुबह सवेरे कार्रवाई की जगह पर पहुंचना था
मगर जुमा के दिन मैं नाश्ता भी नहीं कर पाया था कि एकदम बुलावा आ गया। पता चला दहशत गर्दों की गाड़ी किसी खास वजह से वक्त से पहले ही अंगूर अड्डे से निकलकर दरैन नराय की तरफ चल पड़ी थी और हफ्ते की बजाय जुमा के दिन ही मंसूबे पर अमल दरामद करना पड़ गया था। हम हंगामी तौर पर वहाँ से रवाना हुए। हमसे पहले एक गाड़ी फिलफोर करवई की जगह की तरफ भेज दी गई थी। मैं मुहावजों के नरगे में गाड़ी के करीब पहुंचा। डबल केबन की अगली नशीस पर अल्बर्ट और ट्रेसी विराजमान थे। अल्बर्ट ने मुझे अगली नशीस पर बैठने का इशारा किया और हम चल पड़े। आधा घंटा पुख्ता सड़क पर सफ़र करने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को कच्चे रास्ते पर उतारा और हम पहाड़ों के दरमियान सफ़र करने लगे। अल्बर्ट बार बार ड्राइवर को तेज़ रफ्तारी से चलने का कह रहा था। कच्चे रास्ते पर हम 20 मिनट चल पाए होंगे कि गाड़ी झरझरा कर रुक गई। ड्राइवर ने नीचे उतरकर बोनट खोला और खराबी दूर करने की कोशिश करने लगा। अल्बर्ट बरोक पहलू तब्दील करते हुए बेचैनी का इजहार कर रहा था। ट्रेसी अलबत्ता बेफिक्र सी बैठी थी। 5-10 मिनट के बाद ड्राइवर ने नाकामी का ऐलान किया और अल्बर्ट वाही तबाही बगता मोटरोला सेट पर दूसरी गाड़ी मंगवाने लगा। दूसरी गाड़ी के आने तक हम वहीं ठहरे रहे। इस दौरान गाड़ी की बाड़ी में बैठे हुए मुआवजों के कमांडर ने बताया कि दहशत गर्दों की गाड़ी आर्मी चेक पोस्ट पर पहुंच चुकी थी। हमसे पहले जो आदमी करवई की जगह की तरफ रवाना किए गए थे वो भी अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। मजबूरन उन्हें हमारी गैर मौजूदगी में ही मंसूबे की तकमील करना पड़ गई थी। नई गाड़ी के हम तक पहुंचने तक हमें आर्मी चेक पोस्ट से दहशत गर्दों की गाड़ियों के कामयाबी से गुजर जाने की इतला पहुंच गई थी। हम बजाय आगे बढ़ने के वापस लौटे कि मेरी कैद के दिन अभी बाकी थे। थोड़ी देर बाद मैं अल्बर्ट और ट्रेसी के साथ ड्राइंग रूम में बैठा कॉफ़ी पी रहा था। कॉफ़ी की दावत अल्बर्ट ने दी थी। मिस्टर जीशन, पहले की तरह ये बात याद रखना कि तुमने इस मिशन में भरपूर हिस्सा लिया है। मैं नहीं चाहता कि कर्नल कोलन फील्ड तक हमारी बद इंतज़ामी और मिशन में हिस्सा न लेने की बात पहुँचे। वो इन छोटी मोटी कार्रवाइयों से तुम्हारी कारकर्दगी जांच रहा है। अगर वो तुम्हें फायर करते देख चुका होता तो कभी भी इस तरह से तुम्हारा इम्तिहान न लेता, मगर अब जब तक वो अपनी तसल्ली नहीं कर लेगा यूं ही तुम्हारा इम्तिहान लेता रहेगा। मैं चूँकि तुम्हारी शर्तों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, इसलिए मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इन छोटी मोटी कार्रवाइयों में शामिल हो पाते हो या नहीं। मैं उसकी बात पर गहरा सांस लेकर रह गया था। ज़बरदस्ती के कारनामे मेरे नाम से मंसूब करके वो कर्नल कोलन फील्ड पर अपनी धाक बिठाना चाह रहा था और जिस दिन मैं फ़रार हो जाता यकीनन कर्नल कोलन फील्ड को जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो जाता। मेरी तरफ से भाड़ में जय, मैंने जल कर सोचा और उसे इजाज़त लेकर वापस कमरे में लौट आया।